तो ऑडिट एक ऐसा पेपर है जो कि ना ऐसे गुजरता है, इट जस्ट गो लाइक दिस, जूम करके निकल जाता है। क्यों? पता ही नहीं, बेसिक्स ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। सर सबसे पहले इश्यूज, क्या मसले हैं इस पेपर के, क्यों ये पेपर बच्चों का फेल हो जाता है। चले इश्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं जरा आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इससे पहले कम से कम FAR 1 का पेपर तो लाजमी अटेम्प्ट किया होगा। जरा खुद सोचिएगा, और जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं जरा वो मुझे कमेंट्स में आके बताइएगा, FAR 1 के अंदर IAS 16 के आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस लिख के सॉल्व किए थे। अब नॉर्मली जब यही सवाल बच्चों से क्लास में किया जाए ना, तो बच्चों का जवाब होता है कि सर 20 सवाल, 25 सवाल, 30 सवाल। तो हम एक काम करते हैं ना, हम ऑन एवरेज कर लेते हैं 25 सवाल, ऑन एवरेज 25 सवाल कर लेते हैं, और एक सवाल सॉल्व होने में लेता होगा 5 मिनट, 7 मिनट नहीं, एक सवाल सॉल्व होने में ऑन एवरेज आधा घंटा ले लेता है स्टार्टिंग के अंदर। और जब आप प्रो हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं लिखने के, सॉल्व करने के, जब आपके हाथ पे कैलकुलेटर चढ़ जाता है, तो वो सवाल आप 20 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट में भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ऑन एवरेज अगर मैं 20 मिनट भी लूँ, 25 सवाल मल्टीप्लाई बाय 20 मिनट, 25 सवाल मल्टीप्लाई बाय 20 मिनट, ये कोई 400 मिनट के ऊपर की कहानी बन जाती है। सर इसी तरह सिर्फ I16 तो है नहीं, फाइनल अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स भी ऑन एवरेज आपका पौना घंटा ले जाता है, और इसके भी आप अच्छे तगड़े सवाल अटेम्प्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी टाइम तो इस्तेमाल हो ही रहा होता है, वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस तो कर ही रहे होते हैं। मगर ज़रा कभी सोचिएगा, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, कि क्या आपने इस पेपर को, इस मजलूम पेपर को कभी इतू सा टाइम भी दिया? नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि थेरी से सबकी जान जाती है। जब भी थेरी का वर्ड आता है ना, तो लोग कहते हैं कि आप ये सवाल में लिखूं, मैं लिखूं, मुझे लिखना है। हाथ दर्द करते हैं, टांगे कांप रही होती हैं, दिल दिमाग आउट हुए होते हैं। क्यों? बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि यार थेरी को लिखता कौन है भाई, हमने B.Law भी पास किया है, हमने C.Law भी पास किया है, उसमें भी हम लोगों ने कोई 10-10, 12-12 सवाल अटेम्प्ट कर लिए थे, लास्ट डे के ऊपर मॉक शॉक को देख लिया था, पेपर हमारा गए थे, बस पास हो गया था। भाई अब गेम फर्क है। मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो कि कम से कम इससे पहले FAR 1 और बिजनेस लॉ का पेपर अटेम्प्ट करके आए, यानी कि उनके पास एक डोमेन न्यूमेरिकल की मौजूद है और एक डोमेन थेरेटिकल की भी मौजूद है, वो दोनों का फ्लेवर टेस्ट करके आ चुके हैं। उधर क्या होता था, B.Law में क्या होता था, शॉर्ट सिनेरियोज होते थे, बताइए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नहीं हुआ, बताइए ऑफर हुई है नहीं हुई, पार्टनरशिप क्या कह रही है, नेगोशिएबल क्या कह रहा है। वो सवाल अटेम्प्ट करना आसान थे, और एज कम्पेयर टू ऑडिट उन पेपरों में 40 से 50 नंबर का रट्टा पूछा जाता था, मगर इस पेपर में उतना रट्टा नहीं है। एक हफ्ता में कोड ऑफ एथिक्स कवर हो जाता, तो नियर पियर के ऊपर भी उस एक हफ्ते के लेक्चर्स तो मौजूद हैं। मगर मज़े की बात क्या है सर, मज़े की बात ये है कि उस एक हफ्ते में शुगल भी है, सियासी बातें भी हैं, क्वेश्चनिंग भी हो रही है, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो रही है, लास्ट डे का रिकैप भी चल रहा है। अगर हम टू द पॉइंट कंटेंट बैठ के रिकॉर्ड करवाएं, तो शायद वो एक हफ्ते का कंटेंट कट होके जितनी ज़रूरी बातें हैं उनको निकाल के कैमरे के सामने बैठ के 3 दिन 4 दिन में चला जाएगा विद सफिशिएंट प्रैक्टिस। दिस इज द पावर ऑफ नियर पियर। ये है नियर पियर का USP, द की सेलिंग पॉइंट, कि आपको आवाजारी नहीं है कि यार घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे का लेक्चर है, मैं सुन रहा हूँ, कभी 2x पे प्ले कर रहा हूँ, कभी 1x पे ले आया हूँ, कभी टीचर ने मजाक शुरू कर दिया है, कभी पुरानी बातें रिपीट हो रही हैं, कभी शुगल मेला चल रहा है। नहीं,
व्हाट यू विल गेट इज द प्री रिकॉर्डेड वर्जन, जो कि टीचर ने सिर्फ आपके लिए वन साइडेड रिकॉर्ड करवाया। टीचर बैठा है, जिस तरह आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ, इसी तरह हम हर सेशन से पहले बैठ के अपनी अपनी रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं, ताकि बच्चे को एक अच्छा कंटेंट टाइमली डिलीवर किया जा सके। और अगर एक चीज़ पहले से अच्छी बन जाएगी ना, बन चुकी है, तो फिर उसको दोबारा से री रिकॉर्ड करना उसी जोश के साथ पॉसिबल नहीं है। तो एक बच्चों का ये भी बड़ा इशू होता है कि सर नियर पे तो लेक्चर पुराने पड़े हुए हैं, भाई कंटेंट में चेंज आया नहीं आया, तो क्यों परेशान हो रहे। जहाँ पे चेंज आएगा वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस उठेगी, टीचर को पकड़ेगी और कहेगी कि सर लेक्चर को री रिकॉर्ड करें। गेम शो ऐसे नहीं चलेगा। तो आई होप कि आप जो इनिशियल मसले होते हैं उससे अब आपको मैंने क्लियर कर दिया। सर वापस आते हैं पेपर को लेके। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज द मेन कंसर्न फॉर द स्टूडेंट। समझ ही नहीं आती। एक बच्चा जब शुरू से लेक्चर नहीं लेता, एक बच्चा जब उसको बहुत ही इजी कर रहा होता है, तो ऑडिट एक ऐसा पेपर है जो कि ना ऐसे गुजरता है, इट जस्ट गो लाइक दिस, जूम करके निकल जाता है। क्यों? पता ही नहीं, बेसिक्स ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और हर चैप्टर दूसरे के साथ नेट करता है, जुड़ता है, ऐसे जुड़ जुड़ के चल रहा होता है। तो सर ये पेपर अगर पास करना है तो डे वन से आपको पता होना चाहिए कि दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। लेक्चर लें, लेक्चर लें, समझें। जब लेक्चर ले लिया, किताब खोलें, किताब से पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, ग्रास्प करें, मेमोराइज करें, लिखें। लिखने के बाद स्टिल अगर कोई सवाल है तो टीचर से पूछें। सर कहाँ पूछेंगे? टीचर तो जवाब ही नहीं देते हैं। तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप नाम एक चीज़ है जो कि आजकल बेइंतहाशा कॉमन है। मैं सिर्फ शायद 1000+ ग्रुप्स में तो मौजूद हूँ। इतना व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल टीचर अगर आपको मिल जाए तो क्या ही बात है, जिसका रिस्पॉन्स टाइम शायद 24/7 अगर मैं कह दूँ तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस टाइम पे ये मशीन मेरे हाथ में आ गई ना, ये वाली मशीन, जिस टाइम पे ये वाली मशीन मेरे हाथ में आ गई, तो सर उस टाइम के ऊपर फिर मुझे जवाब देने से कोई नहीं रोक सकता। तो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर सारी कहानी खड़ी होनी है। अंडरस्टैंडिंग वो चीज़ है जिसके ऊपर आपकी बेस डेवलप होनी है, आपकी बेस बननी है। Once you are done with this process, once you are done with this understanding का process, then we have to develop mind maps. अब ये माइंड मैप्स क्या होते हैं? सर ये तो गलत बात है ना कि आप थ्योरी के अंदर चीज़ें घुसाई जा रहे हैं, घुसाई जा रहे हैं, घुसाई जा रहे हैं। नहीं, माइंड मैपिंग पता है, जब थ्योरी को आप अपने हाथों से लिखते हैं ना, तो क्या ही बात है, मतलब उसको याद करना उतना ही आसान हो जाता है। उसको याद करना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप उसको अपने हाथों से लिख के याद करें, क्योंकि आपकी लगाई हुई एक लाइन भी बैक ऑफ द मेमोरी हमेशा मौजूद रहती है। बैक ऑफ द मेमोरी वो हमेशा मौजूद रहती है कि मैंने ये लाइन क्यों लगाई थी, कब लगाई थी, किस लिए लगाई थी, किसके कहने पे लगाई थी, उस वक्त क्या हो रहा था, मुझे ये लाइन लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इतनी पावर है माइंड की। मगर मसला क्या है? यूज़ ही नहीं करना, यूज़ ही नहीं करते हम लोग। तो माइंड मैपिंग करनी है। हर स्टैंडर्ड को उठा के 1 पेजर बनाना आना चाहिए। इससे क्या होगा? क्रॉस लिंकिंग बेहतर होती है। इससे क्या होता है? आपकी ओवरऑल ड्राफ्टिंग में निखार आता है। आपको लिखते टाइम ये पता होता है कि यार इस टॉपिक के अंदर ये बात भी लिखी हुई, ये बात भी है, ये बात भी है, ये बात भी है, ये बात में 4 पॉइंट्स है, ये बात में 3 पॉइंट्स है, इसकी ये एक्सेप्शंस है, इसकी वो। खत्म स्टैंडर्ड, खत्म स्टैंडर्ड। ये पावर है माइंड मैप्स की। बच्चे किताब पकड़ के रगड़ी जा रहे हैं, रगड़ी जा रहे हैं, रगड़ी जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। लिटरली उसका 0 फायदा मिलेगा आपको। राइटिंग इश्यूज, ले जनाब, लिखा ही नहीं जाता। सर क्लासें भी ले ली हैं, ठीक है। सर वो लिख भी लिया था, ठीक है। सर याद भी कर लिया था, ठीक है।
अगला स्टेप, सर वो सवाल नहीं अटेम्प्ट किया था, तो भाई कब करने हैं? सर वो बस याद था, उसी के बिहाफ पे पेपर में जाके बैठ गए थे और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, यकीन मानिए कोई फायदा नहीं होने वाला। इट इज द राइटिंग, इट इज द ड्राफ्टिंग। भाई ड्राफ्टिंग करोगे, लिखोगे तो ये पेपर पास होगा। न्यूमेरिकल में सवाल सॉल्व करते हो ना, 20-20, 25-25, 30-30, यहां भी करने हैं। इतने ज्यादा ना सही, मगर 10-15 जरूर। हर टॉपिक के 4-5 सवाल जरूर हाथ से गुजारो, तब जाके लिखने के काबिल होगे। और मैं ये करवाऊंगा, मुझे करवाना आता है। आज से नहीं, सन 2016 से करवाता आ रहा हूँ। सन 2016 से लिखवाता आ रहा हूँ बच्चों को, चाहे वो कैफ लेवल के हों, चाहे वो सी फैप लेवल के हों। तो अगर आप जुड़ेंगे मेरे साथ तो यकीन मानिए फिर आपको अपने बाजू खोलने पड़ेंगे। हैंड आई माइंड कोऑर्डिनेशन बना के फारिग करूँगा आपको, तब जाके पेपर में कानों में आती हैं आवाज़ें कि सर वो आपकी बातें सच्ची थी। आप देखेंगे बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, यार किधर फंस गए यार। मगर नहीं, अगर आप सीख के गए हैं, अगर आपको लिखना आता है, तो सर वो राइटिंग बहुत काम आएगी, वो ड्राफ्टिंग बहुत काम आएगी आपके। फिर एक और बड़े मजे की बात जो नॉर्मली थ्योरी में होती है, जब आप कोई टॉपिक शुरू करते हैं ना, कोई चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो क्या होता है, आपको यही नहीं पता होता कि यार उस चैप्टर में से या उस टॉपिक में से सवाल कैसा आने वाला है। क्या वहां से लॉजिकल सवाल आएगा या वहां से थ्योरेटिकल सवाल आएगा, नहीं पता होता। माइंड में नहीं होता कि वहां से सवाल किस नेचर का आने वाला। मगर यकीन मानिए ऑडिट में ये चीज बहुत ज्यादा सिंक है। हर टॉपिक, मैं स्टैंडर्ड नहीं कह रहा, मैं स्टैंडर्ड में छुपे टॉपिक की बात कर रहा हूं। इवन हर टॉपिक को पकड़ने से पहले आपको ये पता होता है कि यार यहाँ से रट्टा पूछेगा आई कैप, या यहाँ से थ्योरेटिकल के साथ मिक्स करके पूछ सकता है, या प्योर लॉजिकल टेस्ट करेगा। मैं बताऊं, आज ही बताऊंगा, हमेशा बताता रहूंगा कि भाई अगर तुम सैंपलिंग शुरू कर रहे हो ना तो मिक्स सवाल आएंगे। अगर तुम प्री कंडीशंस उठा रहे हो ना तो रट्टा आएगा। अगर चैप्टर 15 कर रहे हो ना, रिव्यू वाला, क्रैबिंग आएगी। सब्सटेंटिव कर रहे हो तो इसको इस पैटर्न पे सॉल्व कर देना। कंट्रोल्स कर रहे हो तो उसका सेट पैटर्न ये है। तो सर हर चीज सॉर्टेड है, हर चीज तैयार है, सॉर्ट हुई है। तो अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर है, मूव टू माइंड मैप्स। माइंड मैप्स आते हैं, मूव टू द राइटिंग इश्यूज, एंड देन आपको पता होना चाहिए कि सर क्या है चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच, क्या है चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच आपके।